मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्राम्स रन करवा रहा हूँ पिछले 2 दिन से, ठीक है ना। और आपको जो चीज़ें मैं फोकस करवाता हूँ वो भी आप लोग देख रहे होंगे। मैंने आपको जो फोकस करवाया था प्रोग्राम पे, आपको किस तरीके से इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, डेटा टाइप पे क्या होते हैं, कितनी साइज होती है डेटा टाइप, तो ये है ना टाइप कन्वर्जन आपको दिखाया था। कंट्रोल स्टेटमेंट भी कल मैंने आपको दिखाए थे, इफ एल्स वाला जो लूप होता है हमारा। तो जो प्रोग्राम्स हम रन करते जा रहे हैं तो हम बेसिकली इनका एक एक एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, जो चीज़ हमने आपको बताया। और इनके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जनरली आपको रिवाइज ही करना है यूनिट 1 को, तो आप नोट्स के अकॉर्डिंगली वो नोट्स से आप रिवाइज कर लीजिए। इनकी थ्योरीज लिखी हुई हैं। प्रैक्टिकल मैं कल नहीं भेज पाया था आपको, आज भेज दे रहा हूँ। ये सारे प्रैक्टिकल जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रन कराता हूँ और जो समझाता हूँ, तो वो सारे प्रैक्टिकल्स भी मैं आप लोगों को कर दे रहा हूँ। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को कल बता दिया था जी। फिर से एक बार हम देखेंगे। स्टॉप शेयरिंग जस्ट मिनट। Yes, I think screen is visible to all of you. Write a program check number is even or odd. तो if else स्टेटमेंट आपको जो एग्जीक्यूट कराने होते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं ना। आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि एक नंबर आप जो इनपुट देंगे और एक आउटपुट देंगे। तो मैं यहाँ पर ये रन कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम। एक नंबर इनपुट किया जिसने बता दिया कि ये इवन है या ऑड है। ये इफ और एल्स स्टेटमेंट, जब भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट देना होता है तो इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूं कि आप ना 3 नंबर इनपुट दीजिए, 3 नंबर, और उन 3 नंबर में से आप फाइंड आउट करिए कि हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर। आपने क्या दिया, 3 नंबर इंटर कराने हैं। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इंटीजर enter the value of a comma b comma c। आपको 3 वैल्यूज इंटर कराना है, a comma b comma c। c in a, फिर से मैंने लिया b c। दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट। नाउ इंटर करना है मेरे को 3 वैल्यूज, है ना। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना था कि हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो मेरी कंडीशन क्या आएगी कि पहले मैंने तीनों नंबर इंटर किए और फिर मैंने लगाया कि पहले चेक किया ए को दोनों नंबर से, अगर ए बड़ा है तो डिस्प्ले में आएगा ए इज ग्रेटेस्ट नंबर। Now the next is compare B. B is greater than with A and C, then greater than B is greater than. अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू होगी कि C is the greatest number. This is the simple logic. 3 नंबर इनपुट करना है, फाइंड आउट करना है बड़ा। पहला नंबर दोनों से कंपेयर होगा, पहली कंडीशन। अगर वो ट्रू हो रहा है तो कंडीशन इज ट्रू, A is greater than. वो कंडीशन नहीं होती तो दूसरी कंडीशन आएगी कि B is greater than A, B is greater than C. If it is true, then B is greater than B is greater. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तो C ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। तो ये जो लॉजिक है कि मैंने बोला A is greater than B and A is greater than C, सिंपल सा। देखिए एक एंड ऑपरेटर भी आ गया, आपका कंडीशन भी आ गई। ये फिर देखना कि किस तरीके से हम कंडीशन लगा रहे हैं। मैंने ये लूप लगाया, यहाँ पर लिखा ए और बोला इफ ग्रेटर
ग्रेटेस्ट नंबर, ए हमारा बड़ा नंबर है। अब अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन वी विल चेक वन अगेन, b इज ग्रेटर देन, b कैन सी, आप इस तरीके से भी कंडीशन के आप b एंड c इस तरीके से एक कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप तो बिल्कुल सर b इज ग्रेटर देन a होना चाहिए, तो b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप कंडीशन को। डोंट वरी, इसमें कोई वो नहीं है, वो तो कोड अगर कम करना हो तो ये वाली कंडीशन को आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपका वो सही चलेगा। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सीखें तो अच्छा है कि b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन c, नाउ b इज ग्रेटर देन, नाउ b इज ग्रेटेस्ट। b is greatest, else if कंडीशन, else if, इसके बाद अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, देखिए मैं जो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर रहा हूं, अगर नहीं भी करता तो भी काम चलता, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा कर्ली ब्रैकेट के साथ ही वर्कआउट करिए। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब ये कर्ली ब्रैकेट कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये एक अलग इश्यू है, लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं हो रहे हैं प्रोग्रामिंग में तब तक आप ये कर्ली ब्रैकेट अपने लगाते जाइए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई लॉजिक में नहीं आएगा। नहीं तो अदरवाइज हम यही में फंस जाते हैं कि हम जब नेस्टेड इफ एल्स में जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ इफ कंडीशंस आर एग्जीक्यूटिंग इन अ सिंगल प्रोग्राम अलोंग विद द एल्स, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कहीं किसी इफ ब्लॉक में या एल्स इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में आपको दो लाइन अगर आपने लिख दी है तो इट विल शो द एरर। तो अभी तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो 3 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल मैं रन करता हूँ तो क्या पूछा जाएगा, नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी 4 6 3 6 एज अ ग्रेटेस्ट नंबर। आपको जो भी नंबर आप देंगे वो आपके अकॉर्डिंगली, तो ये जो मैंने लूप लगाई ये इसको बोलते हैं नेस्टेड एल्स इफ कंट्रोल स्टेटमेंट। एक से ज्यादा इफ कंडीशन अगर आपके प्रोग्राम में आ रही है तो वो नेस्टेड एल्स इफ कंडीशन कहलाते हैं। मतलब इफ के अंदर इफ ये ट्रू हो नहीं तो ये ट्रू हो नहीं तो ये है, तो इफ के अंदर इफ हमारे लगते जा रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं नेस्टेड एफ एल्स। जैसे अभी हम बताएंगे नेस्टेड एफ एल्स का एग्जैक्ट और बच्चा क्या है, लेकिन इफ एल्स नंबर ऑफ कंडीशंस आप लगाते जा रहे हैं। अब अगर इस इफ के अंदर जो नेस्टेड इफ जो होता है वो ये होता है कि इफ ये कंडीशन मैंने लगाई है कि a is greater than b and a is greater than c, नाउ चेक करो a is equal to 6, ठीक है ना, नाउ चेक करो a is equal to 6। अगर ऐसा हो तो जाके हमारा ये कंडीशन ट्रू हो। तो ये जो लगाया इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ। और नेस्टेड एल्स इफ किस तरीके से होगा कि इफ a is equal to c तो नाउ a is ग्रेटेस्ट नंबर, इसी के अंदर एल्स इफ मैं एक कंडीशन बोलूं और बोलता हूं कि एग्जीक्यूट करो आप समथिंग लाइक दिस कि एल्स इफ, ये इफ है, जब देखते जाइएगा थोड़ा सा समझने के लिए कि ये इफ है, इफ के अंदर मैंने एल्स इफ लगाया तो ये क्या हो रहा है कि अब इफ के अंदर एल्स इफ, तो दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड। एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ रहा है, दूसरे इफ के अंदर तीसरा आ रहा है, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं अगर हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट, तो वो नेस्टेड की कैटेगरी में आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो अभी जो आपको देखना था कि आपने इफ एल्स एक कंट्रोल स्टेटमेंट देखा, इफ देखा, एल्स इफ देखा, किस तरीके से कंडीशन ट्रू हुई और हमारे पास रिजल्ट आया।
ठीक है ना। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम। We have already checked the vowel and consonant along with the else if। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रिंग का कल बताया था कि स्ट्रिंग का किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कनेट करते हैं, है ना। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये हम लोगों ने सब ने देखा था, ठीक है ना। नाउ वंस अगेन एक प्रोग्राम मैं आपको और रन करा रहा हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो ठीक सर, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे? ओके, जस्ट मिनट बेटा, फॉन्ट साइज इंक्रीज, यस दिखा बेटा? यस सर। ओके यस सर। अब देखिए, जो मैं आपसे बोल रहा था ना नेस्टेड एल्स इफ, है ना, तो ये है एक लीप ईयर हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लीप ईयर हमें फाइंड आउट करना है। उसका एक प्रोग्राम बनाया है कि मैंने मैन लिया, इंटीजर एन लिया, एंटर ए ईयर, एक साल हम डालेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट इट इज ए लीप ईयर और नॉट। मैं रन करता हूं पहले प्रोग्राम को, और मेरे को एंटर ए ईयर, मैंने बोला 2017, 2017 is not a leap year. Once again, I run this program and enter 2018 is not a leap year. कोई बताएगा कौन सी लीप ईयर है? 2020 is a leap year or not? है सर 2020। 20 is a leap year। देखिए आपके प्रोग्राम रन हुआ, अब आपका रिजल्ट भी आया कि लीप ईयर है या नहीं है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? हमने देखा कि लीप ईयर, हमने ईयर को मॉड्यूल किया 4 से, मॉड्यूल ऑपरेशन लगाया। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर एक ईयर 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है तो अब हम अंदर आए। इसके बाद ईयर को हमने 100 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर हमारा 0 आया तो फिर हम अंदर आए। फिर ईयर को हमने 400 से डिवाइड किया और फिर हमने बोला कि 0 आया, तो दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। मतलब इफ के अंदर इफ देन दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर। लॉजिक सिंपल सा है लीप ईयर का। ये 3 कंडीशन चेक करा ली है। तीसरी कंडीशन, अगर पहली कंडीशन 4 से डिवाइड हो रहा है ईयर, ठीक है, दूसरी कंडीशन 100 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, और उसके बाद से थर्ड कंडीशन 400 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द लीप ईयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? बस यही हमने कॉन्सेप्ट लगाया है। एक देखिए, ये वाला जब कंडीशन फुलफिल हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ईयर ऐसा हो जो 100 से डिवाइड ना हो रहा हो या 400 से डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है ना, इट इज द पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये लॉजिक है। अगर नहीं हो रहा है, अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, तो हमने क्या लिखा है? एल्स। अगर ये ब्लॉक हम नहीं चलाते हैं, कंट्रोल ऑफ एक्स, तो देखिए आपके सामने क्या आ रहा है कि सी ईयर को 4 से रिमाइंडर करो, एल्स में देखो सी आउट ईयर इज ए लीप ईयर, और अदरवाइज ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। लेकिन हम और अच्छा थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमने कुछ लॉजिक लगाया था। वो ये था कि सारे तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो और उसके बाद आप एक लीप ईयर को लीप ईयर डिक्लेयर करो। तो दैट इज द इफ और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस इफ का ये एल्स पार्ट है, ठीक है ना। इस इफ का कोई एल्स पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। नहीं सॉरी, इस इफ का ये जो इफ है, इसका एल्स पार्ट ये है, इस इफ का ये एल्स पार्ट है, और इस इफ का ये वाला एल्स पार्ट है। तो आपके 3 इफ लगे हैं, 3 एल्स लगे हैं। ये इफ इस एल्स पे जा रहा है, ये इफ एल्स पे जा रहा है, ये इफ इस एल्स पे जा रहा है। तो दैट इज द नेस्टेड इफ एल्स। आप इस तरीके के भी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो
कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक स्टूडेंट का वो चेक करना है कि स्टूडेंट एक्सीलेंट है या नहीं है। स्टूडेंट एक्सीलेंट की पहली कंडीशन हमने रख दी कि इट शुड बी ऑल क्लियर। तो आपने सबसे पहले कंडीशन चेक कराई कि ऑल क्लियर, आपका सारे सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए एक्सीलेंट में। तो पहली कंडीशन के एक्सीलेंट है और सब्जेक्ट क्लियरेशन ऑल होना चाहिए, बैकलॉग 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन पास करी। अब दूसरी कंडीशन आ रही है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एटलीस्ट उसने एक साल में 5 अटेंड करी हो। तो अब आपने काउंटिंग लगाया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का 5, तो पता पड़ा कि पहली ऑल क्लियर में 10 बच्चे एक्सेप्ट हुए थे एनरोल्ड। जब 5 करिकुलर एक्टिविटी आई तो पता पड़ा 7 ही बच्चे हैं, 3 बच्चे उसमें आउट हो गए। तो इफ के अंदर इफ कंडीशन लगाते जा रहे हैं और टेस्ट करते जा रहे हैं हम। जब हमारे सारे लूप कंट्रोल सेटिस्फाई हो जाएंगे देन हमारा आंसर आएगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट है। आप लोगों को मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि थोड़ा सा फास्ट चलूंगा फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, तो आप लोग उस स्पीड को मेंटेन करके रखिएगा। अगर किसी को डाउट हो किसी भी तरीके से तो आप फ्री हैं, आप पूछ लीजिएगा। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके Yes, sir. चलिए, नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये सारे मैं आपको आज अभी इस क्लास के बाद मैं वो कर दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए रन करके देख लीजिएगा एक बार। नाउ डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10, ठीक है ना, डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। तो अब मेरे को क्या 10 तक की टेबल्स को डिस्प्ले में लेके आना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो लूप होते हैं जनरली वो होते हैं लूप, 3 टाइप के लूप C++ हमें प्रोवाइड कराता है। वन इज द फॉर लूप, सेकंड इज द व्हाइल लूप, थर्ड वन इज द डू व्हाइल लूप। आई थिंक आप सभी लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। कोई ऐसा है जो मेरे को बता सकता है इन लूप्स के बारे में? डू वाइल लूप जो होता है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। बिल्कुल। और वाइल लूप जो होता है वो स्टार्टिंग ही में कंडीशन लग जाता है, तो पहले स्टेटमेंट चेक होता है उसके बाद वो कोड के अंदर जाता है, तो स्टेटमेंट सही होगा। और फॉर लूप में भी स्टार्टिंग में स्टेटमेंट चेक होता है कि अगर वो सही होगा तो वो कोड रन होगा। ओके, तो अब चलिए ठीक है। हाँ सर, हाँ तो आपने जो पिछला क्वेश्चन बताया था लीप ईयर चेक करने वाला, तो एक बार फिर से वो बता सकते हैं कि 2020 जैसे हमने लेंगे 2020 लेंगे तो पहले वो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड हुआ तो आपको 505 दे दिया रिमाइंडर, मतलब वहाँ पे कोस्टेंट वहाँ पे 505 आ जाएगा। मॉडुलो जो फिर होता वो है ना, मॉडुलो निकाल रहे हैं हम बेसिकली उसका, है ना, जो साइन है ना वो मॉडुलो का साइन है ना। हाँ, तो सर वो 505 फिर 100 से डिवाइड होगा। ओके, तो उसमें तो पॉइंट वैल्यू आ रही है ना। अपना ये वाला प्रोग्राम बेसिकली ये वाला बोल रहे थे आप, है ना, ठीक है ना। हाँ, है ना, आपने 2020 लिया, 2020 यहाँ डाला, 4 से किया, मॉडुलो निकाला 4 का मॉडुलो, ठीक है ना। हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 आएगा। हाँ ये तो 0 आ रहा है, 500, हाँ 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना। 5 तो वैल्यू आया लेकिन मॉडुलो तो 0 आ गया ना हमारा। हाँ ये सर, हाँ ठीक है ना। तो हाँ ये सर क्लियर हो गया हाँ वो ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, नाउ कम टू द लूप। तो अभी जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि 3 लूप्स होते हैं, डू व्हाइल लूप होते हैं, फॉर लूप होते हैं और व्हाइल लूप होता है। मैं जनरली बेसिकली सिर्फ एक चीज है कि एक बार
आपके पास है लूप में कि मेरे को 10 नंबर प्रिंट करना है, ठीक है ना, 10 नंबर प्रिंट करना है या व्हाटएवर, तो या तो 10 नंबर में इनपुट डालूं, ठीक है ना, एक एक करके, या फिर मैं सिर्फ एक लूप चला दूं तो 10 नंबर प्रिंट हो जाए। तो हमारे लिए आसान होता है कि हम एक लूप चला दें कि 10 नंबर वाइज प्रिंट हो जाएं ऑटोमेटिकली हमारे लिए। अदरवाइज हम कैसे कितने वेरिएबल देंगे जो कि हमें एक एक वेरिएबल के, अगर जब तक हमने लूप नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, जब तक हमने लूप नहीं पढ़ा है और हमें बोला जा रहा है नाउ एंटर द 10 नंबर, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि हम 10 वेरिएबल लें, हर वेरिएबल के सामने एक नंबर लिख दें और उसके बाद उन नंबर को प्रिंट करा लें, सीधा सीधा। लेकिन जैसे ही लूप आया, लूप का कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई कि अब हमें 10 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक ही वेरिएबल में हम 10 वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द फॉर लूप। तो मैं रन करके दिखा रहा हूँ, एक सैंपल प्रोग्राम है, फिर आपको धीरे से समझ में आएगा। नाउ एंटर पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बोला 6, ठीक है ना। अब देखिए 6 है, एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, मैंने सिर्फ एक वैल्यू डाली थी और बाकी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक होती गई, मतलब 6 बंदा 6, यहाँ की वैल्यू ये पूरी फिक्स है 6, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है और मल्टीप्लीकेशन होकर रिजल्ट आता जा रहा है आपके सामने। तो ये काम ऑटोमेटिकली हो गया और बहुत इजीली हो गया। वो किस लिए हो गया कि आपने फॉर लूप का यूज किया है, और दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। क्या फॉर लूप में पहले क्या होता है, ये 3 चीजें होती हैं फॉर लूप में, मैंने नोट्स में भी भेजा है आपको, देखिएगा अगर आपने नोट्स देखे हो, नहीं देखा हो तो फॉर लूप में 3, पहला होता है कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कभी भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने इंटीजर कर दिया है, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, कॉमा आई। तो वी कैन डिफाइन वेरिएबल एनीवेयर इन C++ कंपाइलर। C++ कंपाइलर की एक स्पेशलिटी है कि जिस भी लाइन पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है, यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एट दैट पर्टिकुलर लाइन। यही चीज जो मैंने अभी यहां से आपको हटाई कि यहां लिखा है इंटीजर, ये चीज आप C में नहीं कर सकते हो, ठीक है। C में साफ साफ बोला है कि जो ये है इंट मैन, उसके बाद ये जो है, उसके बाद आप सारे वेरिएबल डिफाइन कर दें, डिक्लेयर कर दें, सारे वेरिएबल जितने भी आपको चाहिए हैं, all variables should be declared at first in C compiler, where C++ compiler tell to us we can define declare variable anywhere entire in the program. Is that clear? तो जो आपको यहाँ पर इंटीजर लिखा था वो इसी का एक एग्जांपल था कि हमें जब वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो हमने वहीं पर उसका डेटा टाइप लिया और डिक्लेयर कर दिया। तो दिस इज द कंडीशन कि आई कहां से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा 1 से, कहां तक चलना है आई को, वो कंडीशन चेक होगी 10 तक, ठीक है ना। ये पहले चलेगा i इज इक्वल टू 1 स्टार्ट हुआ, आई को कहां तक जाना है, आई जैसे ही 10 के बराबर होगा हमारा लूप काम करना बंद कर देगा। तो दिस इज द कंडीशन which will test. After testing this condition, program will move in this line. It will not check this. मतलब आप ध्यान रखिएगा, पहले क्या हुआ, आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, वेरिएबल चेक हुआ, जो कंडीशन डाली है, उस कंडीशन के बाद आपका प्रोग्राम इस वाले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी, तो i की वैल्यू को वो 1 प्लस करेगा, दैट इज द प्लस प्लस i, एंड मैं लिख रहा हूं i प्लस प्लस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू, एनीवन? सर वो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ इस लूप में अगर मैं लिखूं कि i प्लस प्लस तो भी चलेगा क्या?
हाँ ये पे चलेगा। चलेगा है ना, Yes, sir. बिल्कुल चलेगा ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चलेगा और चलेगा ही, आई प्लस प्लस है ना। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है कि पहले इंक्रीमेंट करा लो या बाद में इंक्रीमेंट कराओ, होना इंक्रीमेंट एक का है, होना इंक्रीमेंट एक ही का है, तो दैट इज द, तो इसमें दो कंडीशन पहले चलती हैं, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये कंडीशन चलेगी, तो आई की वैल्यू होगी 2, क्योंकि आई की वैल्यू आपने 1 से इनिशियलाइज करी है, जब ये चला तो आई हुआ 2, जैसे ये कंडीशन चली तो वंस अगेन ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब क्या होगा, ये दोनों कंडीशन चलती जाएंगी, ये चलेगी, प्लस होगा, चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो वह तो बड़ा छोटा है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ऐसे ही 9 टाइम जब चल जाएगा आई, तो आई की वैल्यू होगी 10, ठीक है, आई इज इक्वल टू 10, यस आई इज इक्वल टू 10, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और ना जैसे ही आई 11 हुआ तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ना तो आई 10 के बराबर है, ना ही आई 10 से छोटा है, तो उस कंडीशन में हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज योर फॉर लूप स्टेटमेंट कि किस तरीके से आप फॉर लूप को इंसर्ट कराते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, रन करके Yes, sir. आपको दिखाई दिया था, लूप है, आप लोगों को बहुत सब लोगों को पता भी होगा, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। कोई सा और दे लीजिए, मैंने 8 दिया, 8 की टेबल्स मेरे सामने डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 with the for loop. Now come to the another program. इसमें मैंने while loop का यूज किया है, एक मैंने आपको for loop दिखाया, एक अब मैं while loop से दिखा रहा हूं, और प्रोग्राम का नाम क्या है कि now print the reverse and integer, इंटीजर को रिवर्स में, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम भी मैं लिख दे रहा हूं आपको क्योंकि आपको देखने में लगेगा, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर को रिवर्स में टाइम करने का। फॉर लूप आपने देख लिया, व्हाइल लूप में दिखा रहा हूं, ठीक है ना। पहले मैं प्रोग्राम रन करता हूं कि हो क्या रहा है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या आपने इनपुट दिया और क्या रिजल्ट आपके सामने आया। इंटर एन इंटीजर, मैंने बोला 7, ठीक है ना, रिवर्स नंबर 7। अब मैं समझ में नहीं आया, फिर से मैं बोलता हूं कि और ज्यादा दो आप, इंटीजर नंबर दिया मैंने, इंटर किया, अब देखिए अब कुछ आपको समझ में आया होगा, मतलब एक से ज्यादा नंबर आपको देना है इस प्रोग्राम में एज ए इनपुट इंटीजर। तो मैंने दिया 678, उसने क्या किया 876 प्रिंट करा दिया, मतलब जस्ट मैंने जो वैल्यू दी उसको रिवर्स में प्रिंट करा दिया है। और ये सब मैंने किससे किया है, व्हाइल लूप से, ठीक है ना। तो व्हाइल लूप में देखिए, व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, ये होता है, सिर्फ आप इनिशियलाइज करते हो, कंडीशन टेस्ट कराते हो, ठीक है, कि आपने बोला इंटीजर n रिवर्स नंबर 0 और रिमाइंडर व्हाटएवर, जो भी रिमाइंडर आ रहा हो। ये रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि जब रिवर्स करेंगे तो हमें वो ऐड करना पड़ता है, इसलिए हमने बोला कि n नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज द नॉट इक्वल्स, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख दूं दिस, तो दिस इज द सॉरी दिस इज द इक्वल, n इज इक्वल टू 0, बट नाउ दिस इज द नॉट इक्वल। तो n इज नॉट इक्वल, क्या n 0 के बराबर है? अगर ऐसा होता, ठीक है ना, अगर n 0 के बराबर होता तो सीधा सीधा हम लूप के बाहर आ जाते। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स नंबर 0, मतलब अगर n का रिमाइंडर वो जो आ रहा है n इज इक्वल टू 0 बोल दिया तो सीधा सीधा आपको ये है रिवर्स नंबर इज रिवर्स नंबर, वो कोई वो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर n 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, तब फिर अब हम अंदर जा रहे हैं, तब फिर हम अंदर जा रहे हैं। अगर n 0 नहीं है, एक नंबर हो
दो इंटीजर वैल्यू हो, तीन हो, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में कि तीन वैल्यूज का आपने एक मिला के एक इंटीजर बनाया है या एक ही वैल्यूज का। तो अब हमें प्रॉपर चेक करना है कि क्या हमारा वर्क हो रहा है। तो सिर्फ सा है, ये लॉजिक लगाएगा, रिमाइंडर निकालते जाओ और ऐड करते जाओ पीछे, ठीक है ना। n डिवाइडेड y इज इक्वल टू 10, तो n डिवाइडेड y 10 है। बेसिकली ये जो ये वाला तरीका है लिखने का, ये किस तरीके से है कि n डिवाइडेड y 10, मतलब इसका ये आप ऐसे भी लिख सकते हो n डिवाइडेड y 10। तो सिंपल सा है कि जो लॉजिक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टाइल है ये तो अलग अलग, कि ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं सर, लॉजिक था, रिवर्स करना था, पहला नंबर उठाया हमने, ठीक है ना, कि हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें लास्ट की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हमने पहले रखा, फिर अगली बार 10 से डिवाइड किया, फिर पहले रखा, फिर अगली बार 10 से डिवाइड किया, फिर पहले रख दिया, ऐसे अटैच कर दिया और नंबर को जोड़ दिया। तो व्हाइल लूप में आप देखिए कि एक कंडीशन हो रही है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी आपकी कि हाँ ये बराबर है आपका not equals to 0, not equals to 0 true, then we will move inside of the loop. If this condition is false, we will move on this line, और जैसे इस लाइन पे आएंगे हम बाहर। तो आपका देखिए कि यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन नहीं हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आपने यही कर लिया जैसे ही आपने इंटीजर n दिया। यहाँ सिर्फ कंडीशन टेस्ट होती है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है हम इस लूप के अंदर, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हम बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज योर व्हाइल स्टेटमेंट। नाउ एक प्रोग्राम और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। A simple calculator using switch statement. This is also a control statement, switch statement. तो आपके लूप और ये कंप्लीट हो जाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। नाउ एंटर ऑपरेटर आइदर प्लस और माइनस दिस और दिस। आपको क्या करना है, एंटर, आपने बोला दिस, सॉरी मैंने बोला प्लस, मल्टीप्लीकेशन, एंटर टू ऑपरेंड, बोला 7 8 56। मतलब यहाँ पर 4 चॉइस दे दी मैंने आपको, कौन सा ऑपरेटर आपको यूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट परफॉर्म कर देगा। सिंपल सा है। नाउ कम टू द प्रोग्राम। इंटर ऑपरेटर आइदर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। सी इन इंटर ऑपरेंड। नाउ इंटर टू ऑपरेंड, 1 and 2 ऑपरेंड, ठीक है। नाउ कम टू द दिस ऑपरेंड को मैंने स्विच स्टेटमेंट में डाला, दिस इज कॉल्ड द स्विच स्टेटमेंट एंड दीज आर द केस स्टेटमेंट। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी स्विच में एक वैल्यू आएगी, वो पहले मैच होगी इस केस से कि कौन सा केस है, प्लस माइनस। तो स्विच स्टेटमेंट के साथ केस स्टेटमेंट लगाते हैं और केस स्टेटमेंट में इस तरीके से वो वैल्यू डाल देते हैं जो स्विच हमें पास करेगा। जैसे ही हम इनमें से किसी एक में बिलोंग करेंगे उसके अंदर का पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये ब्रेक कंडीशन जो है हमें इस स्विच केस से बाहर निकालने में मदद करेगी। मतलब जैसे अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जीक्यूशन दिखाया था, तो मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद सी आउट 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ और उसके बाद हम ब्रेक होके बाहर आ गए थे, ठीक है ना, ब्रेक होके बाहर आ गए थे हम, और उसके बाद हमने रिटर्न करवा लिया था, सीधा सीधा नंबर डिस्प्ले हुआ और ब्रेक हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम ये ऑपरेटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, हम ऑपरेटर नहीं दे रहे हैं, लाइक दिस, कि मैंने बोला के दे दिया मैंने, एंटर टू ऑपरेंड्स 8 9। एरर, ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, मतलब जो हमने वैल्यू पास करी थी ओपी की, वो ना तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसी से नहीं मिक्स करी। डिफॉल्ट एक केस होता है डिफॉल्ट, तो ये हम इस लूप के अंदर आए डिफॉल्ट केस के अंदर और बोला ऑपरेटर इज इनकरेक्ट एंड ब्रेक।
तो दिस इज द अनदर स्विच स्टेटमेंट विच इज आल्सो कंट्रोल स्टेटमेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है, कंडीशन को चेक कराता है, मैच कराता है, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड लूप्स हैं। हमने फॉर लूप भी देखा, व्हाइल लूप भी देखा। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आशीष हाँ, yes, sir. अटेंडेंस लेके मेरे को वो कर दीजिएगा आप, है ना, व्हाट्सएप।